अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आज जो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, इस जगह पे मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। मेरी ख्वाहिश है कि रोही टीवी के दौर से जो लोग मुझे राज में देख रहे हैं उन्होंने मेरा ये वाला एपिसोड देखा होगा, और बहुत सारे लोग मुझे मुख्तलिफ टाइमिंग में वीडियो सेंड भी करते रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है अगर किसी के पास भी जो मैं आज स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसकी वीडियो मौजूद है तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर सेंड कर दे। मैं बाकियों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता मैं उसको ढूंढ सकूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने अपलोड की हुई होगी। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी फ़ीमेल की है जिसकी शायद मैंने स्टोरी तो थोड़ी सी पहले सुनाई थी उस जगह पे जाने की, क्योंकि हमें पता लगा था एक खातून है जो पूरी ज़बान निकाल कर खा जाती है और एक गांव में मौजूद है और ज़िंदा है। तो उसके पास मैं पहुंचा था अपनी टीम के साथ और वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी। कुछ दिन पहले मेरी उन्हीं इलाके के एक बंदे से बात हुई और बड़ी गपशप हुई। तो उन्होंने कहा, मदर भाई आपकी कहानी मैं अभी सुनता होता हूँ, बड़ी अच्छी लगती होती हैं। एक कहानी जो आपने सुनाई है वो अधूरी है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आपको वो खातून याद है जिसके पास आगे आपने प्रोग्राम किया था, वो ज़बान खा जाती थी निकाल के? और मैंने कहा यस यस मुझे याद है। वो इतनी ताकतवर खातून थी कि अगर किसी भैंस को इस तरह पकड़ लेती थी और उसका दोनों हाथों से इस तरह मुंह खोलती थी तो अपनी दांतों से उसकी ज़बान पकड़ के खींचती थी और पूरी ज़बान खा जाती थी। उसने कहा बिल्कुल वही प्रोग्राम। आपने उस जगह पे जाके रिकॉर्डिंग की थी, उस खातून को भी दिखाया था, उसका घर दिखाया था और वहाँ पे रात को गए थे। जी मैंने कहा मुझे बिल्कुल याद है, मैंने तो उसकी कहानी भी सुनाई है। उन्होंने कहा आपने वो कहानी सुनाई, वो औरत भी दिखाई, उसकी सारी बातें भी सुनाई, कैसे वो चूज़ा पकड़ के निकल जाती थी और बहुत सारी बातें। आपको उसकी ज़िंदगी की कहानी पता है कि उसके साथ क्या हुआ था? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, आपको पता है? उसने कहा बिल्कुल मुझे पता है। बहुत कम लोग हैं उस कहानी को जो जानते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है आप इस कहानी को भी दोस्तों के साथ शेयर करें, लोगों को अच्छी लगेगी। मैंने कहा अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर शेयर करें। तो इसलिए मैं स्टार्ट में कहा जिन लोगों को ये एपिसोड याद है मेरा, तो ये प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर सेंड कीजिएगा। नाम उनको भी नहीं पता उस खातून का, नाम मुझे भी नहीं पता, तो एक फ़र्ज़ी नाम उसका रख लेते हैं क्योंकि मुझे वो एपिसोड में उस वक्त उन्होंने नाम बताया था शायद जब मैं उसके पास रिकॉर्डिंग के लिए गया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है, तो साजिदा कर लेते हैं ऐसे। साजिदा जब पैदा हुई तो उस छोटे से गांव के अंदर ये ख़बर दूर दूर तक फैल गई, जैसे कि एक फ़िक्रा कहा जाता है, चांद जैसी बेटी। वो बिल्कुल चांद जैसी थी, यानी कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी पैदाइश के वक्त थी कि सब देखने वाली आंखें उसको देख के हैरान रह गईं। बच्चे सारे ही खूबसूरत होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन कुछ चेहरों के नकूश, आंखें, नाक, कान, होंठ बचपन में ही पता लग जाते हैं कि ये बड़ी होकर बहुत खूबसूरत होगी। और वही हुआ। साजिदा वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और जूं जूं बड़ी होती गई वो हसीन व जमील होती गई। छोटा सा गांव होता है और जिस किसी गांव के अंदर कोई लड़की और बहुत खूबसूरत हो तो वक्त से पहले ही उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। माँ बाप तो हमेशा चाहते यही हैं कि बेटी की अच्छी जगह पे शादी हो जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला चांद जैसी बेटी देता है तो शायद दूर दराज के इलाकों से भी रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। खेलते कूदते जब वो जवानी की दहलीज को पहुंची तो ना सिर्फ अपने ही इलाके से बल्कि दूर दराज के जो इलाके थे, छोटे छोटे देहात थे, वहाँ से भी साजिदा के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। पर्दा सिस्टम होता है, मर्द तो नहीं देख सकता औरत को, लेकिन औरतों के बीच में ये बात बड़ी दूर दूर तक फैल जाती है कि फ़लाँ की जो बेटी है बहुत ही खूबसूरत है और हाँ हर माँ की ख्वाहिश होती है उसको मैं अपनी बहू बनाऊँगी, अपने बेटे के लिए चांद जैसी दुल्हन लाऊँगी। माँ बाप समझ गए कि बेटी उस दहलीज को पहुंच गई है। जब लोगों ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है रिश्ते के लिए, तो वो भी सोचना शुरू कर देते हैं। और वही एक लम्हा आया जब रात को बैठी, बीवी ने शौहर को कहा आपको अंदाज़ा है कि बेटी जवान हो गई है।
तो बाप ने कहा, हाँ मुझे अंदाज़ा है, लेकिन तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने कहा, दूर दराज से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, आपने कुछ सोचा इस बारे में? उसने कहा, हाँ ठीक है सोचेंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी हमें नहीं है, अभी उसी की उम्र ही क्या है, कर देते हैं जल्दी शादी, आप परेशान ना हो। जहाँ माँ बाप बेटी की शादी के बारे में रोज़ क्योंकि बाप के दिमाग में जब माँ डाल देती है ना कि बेटी जवान हो गई है, तो बाप अपनी तरफ से ज़हनी तौर पे ना सिर्फ तैयार हो जाता है, बल्कि उन तैयारियों में लग जाता है जो शादी के लिए करनी होती है, जो जहेज़ के लिए करनी होती है, जो बेटी को ब्याने के लिए, वो सब कुछ देने के लिए करनी होती है। वो खिलखिलाती, वो खूबसूरत, वो चमकती दमकती महकती, वो चुलबुल सी साजदा जब इतनी खूबसूरत थी तो हर लड़की उसकी दोस्त थी। उस देहात के अंदर रहने वाली हर लड़की से उसकी दोस्ती भी इसलिए थी कि वह सिर्फ शक्ल की खूबसूरत नहीं, वो सीरत की भी खूबसूरत थी। वो बहुत मिलनसार थी, वो हमसे बहुत ज़्यादा सबसे प्यार करती थी, मिलती थी, गपशप करती थी, बहुत कहके लगाती थी। और उसकी जो दोस्त थी उसके बारे में कहती थी कि जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही इखलाक और प्यार की अच्छी है। शरारती बहुत थी, लाडली थी, शरारती तो होनी थी, और अकलौती थी। ना कोई बहन ना कोई भाई, अकलौती। एक रात देहात के अंदर जो कल्चर है, अब चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता, वक्त बहुत बदल गया है, लेकिन अब भी जो छोटे छोटे देहात हैं, जैसे जिस देहात की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वहाँ पे वो रेस्ट रूम यानी कि टॉयलेट नहीं बनाते होते, वॉशरूम नहीं बनाते होते। हाजत के लिए अगर किसी को जाना हो तो वो ख़वातीन स्पेशली रात के टाइम में उठ के खेतों में चली जाती थी और अपनी हाजत पूरी करके वापस आ जाती थी। अब तो मेरे ख्याल में देहातों में भी ये ट्रेंड आ गया, हर घर के अंदर टॉयलेट मौजूद हैं। उस वक्त उनके घर में टॉयलेट नहीं था, जिस वक्त की यह कहानी है। बाद में जो मेरे ख्याल में जब मैं गया था शायद उस वक्त बन गया था उनका, शायद मेरा ख्याल है। एक रात साजिदा उठी और अपनी कुछ सहेलियों के साथ, जो एक टाइमिंग फिक्स की हुई होती थी उन देहातों के अंदर, वो गई और आहिस्ता आहिस्ता बातें करती हुई, हाथों में अपने अपने लोटे पकड़े हुए, वो खेतों के करीब पहुंच गई। और जैसे कि उनका एक शेड्यूल था, सब अलग अलग वहाँ पे हो जाती थी और वापस आके एक जगह पे खड़ी हो जाती थी, दूसरी आ जाती थी, तीसरी, जब सारी इकट्ठी हो जाती थी फिर वहीं से वापस वो अपने घर आ जाती थी। वो बातें करती हुई गई और सब अलग हो गई वहाँ पे पहुँच के। वन बाई वन सारी बाहर आना शुरू हो गई। अब इंतज़ार था कि साजिदा बाहर आ जाए तो वापसी घर की तरफ चलें। काफ़ी देर हो गई, ऐसा होता नहीं था अमूमन कि इतनी देर लग जाए। साजिदा वापस नहीं आई। अब वो उसके बगैर जाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो परेशान थी कि उसको लिए बगैर हम कैसे जाएं, और काफ़ी देर हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। तो वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी हैं तो इतनी देर में साजिदा उनके पीछे आ गई है। तो सारी एकदम परेशान जो थी, साजिदा से पूछना शुरू हो गई थी कि हम तो घबरा गई थी कि क्या हुआ है। तो साजिदा ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वो अपने घर पहुंच गए। नेक्स्ट नाइट फिर ऐसे हुआ कि वो उसी तरीके रवाना हुए, लेकिन एक बात जो थी वो देख के सारी उसकी सहेलियां जो परेशान हुई वो ये थी कि सब उसी तरह रूटीन में जिस तरह जाती थी जा रही थी, लेकिन साजिदा आज हल्की सी बनी संवरी थी, क्योंकि रात के इस पहर जिस वक्त वो लोग जाते थे तो उस वक्त कोई बनता संवरता नहीं था। बनना संवरना से मुराद उन देहातों में कोई मेकअप और इस तरह के सामान तो नहीं होता, मतलब हल्का फुल्का जिस तरह वो अपने आप को तैयार करती हैं, तो उस तरह वो तैयार थी। तो दोस्तों ने पूछा, खैर है तुम आज बहुत तैयार हो? उसने कहा, हाँ हाँ, सुबह मैंने भाई के साथ कहीं जाया, मेरा कज़न जो उनका था जिनको भाई कहती थी, उनके साथ कहीं जाना है, तो इसलिए मैं रेडी हुई थी कि सुबह जल्दी उठना है, तो मैं अभी ही तैयार होकर मैंने कहा सो जाऊँ तो चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने सारा दिन कल दूसरे शहर में गुजारना है, तो इसलिए मैं रेडी भी हूँ और मैं फ़ारिग होना चाह रही हूँ रफ़ा हाजत से भी, ताकि फिर मुझे वहाँ शहर में भी ज़रूरत ना पड़े वॉशरूम की।
उस रात भी वो पहले से उनको एक हिंट दे के गई थी कि मैं ज़रा लेट हो जाऊंगी और अगर मुझे ज़्यादा देर हो जाए तो तुम चली जाना। तो दोस्तों ने पूछा तुम कैसे आओगी? उसने कहा कोई मसला नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह शहर जाना है, तो इसलिए तुम लोग मेरा इंतज़ार करना, आ जाऊँ ठीक, नहीं तो चली जाना, मैं पीछे आ जाऊंगी। जब बारी बारी सारी बाहर आ गई और साजिदा ना आई तो इंतज़ार शुरू हो गया और एक लम्हा ऐसा आया कि उन्होंने कहा नहीं शायद आज वो लेट हो जाए, तो चलो हम फिर चलते हैं, चल के सोना भी है, सुबह उठना भी है। तो साजिदा कह के गई है वो खुद ही आ जाएगी। वो लोग चले गए और अपने अपने घरों को पहुंच गए। कहानी क्या हो रही थी, जब पहली रात साजिदा लेट आई, हुआ ये कि जब वो वॉशरूम के लिए, रेस्ट रूम तो वहाँ पे थी नहीं, वो देहात में जिस वक्त गई खेतों में, वो हैरान रह गई कि जिस वक्त वो एक जगह पे बैठी फारिग ही हुई थी और खड़ी हुई, क्योंकि झाड़ियाँ थीं और ऐसी जगहों पे वो बैठते थे कि एक दूसरे को नज़र ना आए, तो वो हैरान हुई, उसकी निगाह पड़ी सामने तो उसको एक चमकता हुआ चेहरा नज़र आया। वो हैरान ये थी कि जो मैं देख रही हूँ सामने चमकता हुआ, ये क्या चीज़ है? और उसकी अट्रैक्शन इस तरह की थी कि जैसे ही उसने देखा तो वो एक खो सी गई, एक मस्त सी होगी सामने खड़े हुए किसी को देख के, क्योंकि वो फ्री हो चुकी थी। तो वो चलती हुई सीधी उसी की तरफ गई जो सामने खड़ा था, चमक रहा था। तो ये देख के हैरान रह गई, वो जो भी था वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, उसका बैग और उसका कपड़े इस तरह के थे कि वो चमक रहा था, जैसे उसके अंदर से लाइट्स निकल रही हैं। वो उसके करीब तो अचानक पहुंच गई, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था, वो गैर मर्द था, कौन था जिसको वो जानते नहीं थी और रात का इस पहर था। लेकिन एक चीज़ उसके जहन में ज़रूर थी कि वो खिंची चली गई थी, जैसे हैप्नोटाइज उसको किया गया और जैसे उसका दिमाग किसी और के काबू में और उसको वो बुला रहा और उसके पास चली गई हो। वो जैसे वहाँ पे पहुँची, बग़ैर आवाज़ पैदा किए, रात का टाइम और अगर आप पाँव भी रखें तो आवाज़ पैदा होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चलती, जैसे ही उसके करीब गई और उसके पास जाके रुकी तो वो एकदम से मुड़ा और साजिदा ये देख के हैरान रह गई। वो वाकई कोई शहजादा था, वो वाकई कोई हसीनो जमील शहजादा था। उसने इससे पहले आज तक इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो जो पीछे चमक रहे थे, जिस पे रोशनियां पड़ रही थी, वो ब्लैक ब्लैक उसके बाल थे जो काफ़ी शोल्डर तक आए हुए थे, लंबे लंबे से थे और वो चमक रहे थे जैसे उनके अंदर से लाइट्स निकल रही हों। उसकी शख्सियत इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी एक निगाह में देखे तो गुमसुम सा हो जाए। उसने साजिदा को देखते ही मुस्कुराहट अपने चेहरे पे ले आया। ये खूबसूरत आंखें, ये होंठ, ये नाक, वो इतना खूबसूरत था। साजिदा को लगा कि शायद आज तक मैं तारीफ़ें सुनते आई हूँ कि दुनिया मुझे कहती रही है कि तुमसे ज़्यादा आज तक खूबसूरत नहीं देखी, और साजिदा के दिल के अंदर जो पैदा हुई ख्वाहिश वो ये थी कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो साजिदा उसके करीब गुमसुम उसकी खूबसूरती के सहर में डूबी हुई थी कि उसने कहा साजिदा कैसी हो? तो वो चौंक गई और जैसे वापस होश में से आ गई। तो उसने कहा कौन हो तुम? और उसको उस वक्त एहसास हुआ कि रात का पहर है, वो रफ़ा हाजत के लिए आई है, उसकी दोस्त पीछे खड़ी हुई हैं और वो इस वक्त एक खैर मर्द हसीनो जमीन लड़के के साथ खड़ी बात कर रही है। और उसने उससे पूछा साजिदा कैसी हो तुम? तो एकदम से घबरा गई और उसने कहा कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा साजिदा मैं फराज हूं, तुम जब रात को आती हो मैं तुम्हें रोज देखता हूं, कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। आज मेरा दिल इतना ज्यादा किया कि तुमसे मिलने को कि ना चाहते हुए भी मैं सामने आया और कमर करके तुम्हारी तरफ खड़ा हो गया कि तुम मेरी तरफ आओ और मैं तुम्हें करीब से देख सकूं, और तुम इस वक्त मेरे करीब हो। साजिदा उससे और भी बहुत सारी बातें करना चाह रही थी।
उसको जी भर के देखना चाह रही थी। एक वो रोमानवी सीन था, जैसे चांद की रोशनी में घुप अंधेरे के अंदर हल्की हल्की जो ब्लू चांद की रोशनी फैल रही थी, उसके अंदर वो शहज़ादा सामने था और शहज़ादियों जैसी, जिसको सारी दुनिया शहज़ादी समझती थी, अपने दिल में कह रही है इससे बड़ा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको एकदम से याद आया कि मेरी दोस्त तो पीछे खड़ी होंगी मेरे इंतज़ार में, मुझे जाना चाहिए। तो एकदम से मुड़ी है, तो उसने कहा सुनो। वो मुड़ी है, वो चाहती भी थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ कि ये गैर मर्द है, मैं इसको नहीं जानती, मैं इसके साथ क्यों खड़ी हूँ, लेकिन वो ऐसी लगती थी जैसे उसके हाथ में रिमोट है और वो खींची चली जा रही है। उसने साजिदा ने दोबारा मुड़ के उस फराज की तरफ देखा और बोली कुछ नहीं, और इस तरह मुंतज़िर थी कि ये क्या कहता है। तो उसने उसको कहा, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? बग़ैर सोचे समझे, वरना इंसान का दिमाग जब काम कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तो वो जवाब देता है। बग़ैर सोचे समझे साजिदा के मुंह से जो फ़िक्रा निकला वो था हाँ, और उसके बाद तेज़ी से मुड़ी और वो अपनी सहेलियों के पास चली गई। अब जब वहाँ पे पहुँची तो ये कुछ थोड़ा सा ही टाइम गुजरा था कि उसकी फराज से मुलाकात हुई थी, उसने उसको देखा था और वापस आ गई। लेकिन बाहर चल के सहेलियों से उसको पता लगा कि वो आज काफ़ी देर लगा के आई है। तो वो वापस जाते हुए हैरान इस बात पे थी कि मुझे तो साजिद के साथ खड़े हुए कुछ ही लम्हे लगते हैं, लेकिन क्या मैं इतनी देर उसकी शहर में खो गई थी, ऐसी मदहोश हो गई थी कि इतना देर हो गई कि आज वो सारी कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, जबकि मैं तो लेट नहीं हुई। और वो चलती हुई अपने अपने घर पहुँच गई। वो रात ऐसी थी कि साजिदा सो नहीं सकी। बार बार वो शहज़ादा, दूर से खूबसूरत खड़ा हुआ, बैग से चमकता दमकता शहज़ादा, और जैसे ही उसने मुड़ के साजिदा की तरफ देखा तो पहली दफ़ा जिसको एहसास हुआ, जिसने इसको पैदा किया है उसने फुर्सत में बैठ के इसको बनाया है, इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नौजवान नहीं हो सकता। वो उसको देखती थी, हंसती थी, शर्माती थी, और उसके सपने देखते देखते सुबह के टाइम किस वक्त उसकी कुछ लम्हों के लिए आंख लगी और साथ ही उसको घर वालों ने जगा दिया। अब एक लड़की जिसके दिल में इस तरह के ख्वाब पैदा हो जाएं, उसका चेहरा और खिलखिला उठता है। जो पहले ही शरारती थी, पहले ही चुलबुल थी और ऊपर से खूबसूरत, और जब वो खुश हुई तो वाकई खुलखिला उठी। और वो लम्हा जैसे जैसे करीब आ रहा था, इसको रात कहते हैं, तो उसके दिल में और लड्डू फूट रहे थे। वो और खुश हो रही थी कि आज मैं अपने शहजादे से फिर मिलूंगी, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। और साजिदा इस बात पे हंसती थी कि ना मैंने सोचा था, ना मैंने कुछ याद किया था, और एकदम से कैसे मैंने बोल दिया हाँ, और इतना टाइम कैसे गुजर गया कि मेरी दोस्त भी बाहर हैरान थी और मुझे तो उसके साथ कोई टाइम ही नहीं गुजरा था। रात आ गई, साजिदा हल्की फुल्की जो तैयार हो सकती थी वो तैयार हुई, और तैयार होके वो लोग चल पड़े। और वही कहानी जो मैं अभी आपको सुना चुका, उसने अपनी दोस्तों को सुनाई कि मैंने भाई के साथ जाना है जो उसका कज़न है, और मैंने ऐसे ऐसे लेट हो जाना है, तो आप लोग चली जाना। हुआ यही कि वो सारी चली गई। जल्दी से साजिदा गई, अपनी ज़रूरत से फ्री होने के बाद उसी जगह पे गई जहाँ पे वो पहले खड़ा था, कमर करके, दरख्त की ओट लेके। वो इस पोजीशन में खड़ा होता था कि वो दरख्त की ओट लेके खड़ा होता था, यानी दरख्त के पीछे। साजिदा जैसे ही चलना शुरू हुई उसकी तरफ, वो उस वक्त मुड़ गया था, क्योंकि कल रात तो उसके करीब जब पहुंची थी तो मुड़ा था, आज वो पहले ही मुड़ गया था। और साजिदा एक बात उस वक्त भी सोच रही थी धड़कते दिल के साथ कि मेरे अंदर इस वक्त क्या ऐसी कैफियत हो जाती है, मैं नहीं रहती, इस तरह खिंची चली जाती हूँ कि मुझे होश तक नहीं रहता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसके पास जा रही हूँ। और उसके पास खड़ी हुई, और वो लम्हा ऐसा था कि साजिदा किसी के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उसने साजिदा से कहा अगर तुम बुरा ना मानो चलो चल के बैठते हैं। उसने कहा हाँ चलो। रात के इस पहर जब इस औरत को डर जाना चाहिए, घबरा जाना चाहिए, वो लड़की बगैर घबराए उसके साथ चलती हुई जाके बैठ गई और वो बातें करना शुरू हो गए। वो क्या बातें थीं, वो कैसे बातें थीं, वक्त कितनी तेजी के साथ गुजर रहा था, किसी को होश नहीं था। लेकिन एक चीज जो हुई उन दोनों के बीच में वो ये थी कि एक
दरमियान में एक, यूँ समझ लीजिए, एक साइड पे वो बैठी थी और उसके सामने वो बैठा था। उन्होंने एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाया और बैठ के ढेरों बातें करते रहे। और जब जाने का टाइम हुआ तो वो जो परेशान हो गया था कि कल फिर आओगी, तो साजिदा को याद आया, आज तो मैं ये बहाना करके आ गई थी, कल मैं कैसे करूँगी, कल मैं किस तरह आ सकूँगी। तो उसने कहा वो तुम्हें मैं बता देता हूँ, कल तुम इस तरह करना, जब वो निकले तो तुम उनको बहाना कर देना कि आज मैंने नहीं जाना क्योंकि मैं लेट आई हूँ, शहर से आई हूँ, और जब वो चली जाए तो तुम बाद में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम घबराना नहीं। साजिदा जब उसको कह के घर पहुंची तो एक बात जो उसके जहन में आई वो ये थी कि मैं इन 2 मुलाकातों में, पहली और आज, इतनी गपशप करने के बाद ये तो पूछना भूल ही गई हूँ कि ये आया कहाँ से है, कौन है। नाम तो उसने अपना बता दिया, फराज, ये रहता कहाँ है, जो मेरे ख्वाबों का शहजादा बन गया है, जो मुझे अच्छा लगने लगा है, जिसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, ये किस शहर से आया है, इस दुनिया का तो नहीं लगता, ये तो लगता है किसी जन्नत से आया है। एक जवान लड़की जो सोच सकती है, जिसके दिल में इस तरह के सपने हों, उसके लिए सब एक ख्वाब खासा था। यही हुआ। रात के टाइम वो दोस्त उसको लेने के लिए आई तो वो नहीं मौजूद थी, वो अपनी चली गई। उनके जहन में था शायद वो आज शहर गई हो, क्योंकि उनके जो घर हैं, जो इलाका है, वो मैं विज़िट करके आया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है, घर जुड़े हुए नहीं हैं, 1-2 घर साथ हैं तो कुछ घर फिर फासले पे हैं, फिर कुछ फासले पे हैं। तो वो फिर उनका एक शेड्यूल था कि वो एक जगह पे जाके इकट्ठी होती थी, वहाँ से वहाँ अंदर जाती थी झाड़ियों में, और वहाँ से वो इकट्ठी होकर वापस आती थी। दूसरा तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि शायद वो चली गई है तो आज शायद नहीं आ सकी, या क्या हुआ है, या सो गई है, या थकी हुई है, वो उसका इंतज़ार किए बगैर चली गई। और फिर यही हुआ कि वो जब टाइम गुजर गया तो साजिदा अपने घर से निकली और चलती हुई उस जगह पे पहुंच गई। आज उसने बहुत सारी बातें सोची हुई थी जो उसने उससे करनी थी, और उसने वो सारी बातें उससे पूछी और उसने वो सारी बातों का उनको जवाब दे दिया। एक बाहया लड़की थी, शर्म हया की पैकर लड़की, खूबसूरत लड़की, लेकिन वो तमाम इखलाकियात उसके अंदर मौजूद थी जो माँ बाप ने उसको सिखाई थी। उस रात वो उसके साथ तय करके आई कि कल रात तो बहाना मार दिया था, आज भी इसलिए आपने मुझे बता दिया था कि ये मैं बहाना मारूं, मैंने मार दी फराज, आगे कैसे होगा। तो उसने उसको बताया, क्या मैं तुम्हारे घर की छत पे आ सकता हूं। तो उसने कहा वो तुम कैसे आओगे। उसने कहा वो मैं आ जाऊंगा, वो मेरा मसला है, मैं चला भी जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, हम वहाँ मिला करेंगे। और फिर ये तय हुआ फराज का और साजिदा का कि वो जो 3 दफ़ा वहाँ मिल चुके थे, अब साजिदा के घर की छत पे मिलना शुरू हो गए। और जिस चीज़ का खौफ था साजिदा को कि मैं कब तक इस बहाने से निकलूंगी, ये तो 1-2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो क्या होगा, हल मिल गया छत, और छत पे वो मिलना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा, माँ बाप ने एक रिश्ता पसंद कर ही लिया, जो मुख्तलिफ रिश्ते आ रहे थे। बाप जो तैयारी कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता, ज़हनी तौर पे भी, फाइनेंशियली भी, पैसों की भी, जहेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी थी। और उन्हें एक जो करीबी रिश्तेदार थे उनके यहाँ जो रिश्ता आया था उसको कबूल किया और फ़ैसला किया कि फ़लाँ तारीख़ को बैठ के ये रिश्ता तय कर दिया जाए। देहात के अंदर लड़कियों से उस वक्त नहीं, आजकल पूछा जाता, मुझे नहीं पता, कल्चर बदल गया, ज़माना बदल गया, हो सकता है पूछते हो, उस वक्त नहीं पूछते थे, शादियाँ कर दी जाती थी। और यही हुआ, सब कुछ तय कर दिया गया। तो साजिदा को बताया गया कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ दिन आपकी शादी है फ़लाँ बंदे से। तो उसने माँ को कहा, माँ जी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और जो ज़ोर लगाया कि नहीं अभी मुझे शादी नहीं करनी, ये है वो है, तो माँ ने डांट के कहा नहीं बस खामोश रहो, तुम्हें शादी करनी है। जब ज़्यादा माँ ने कहा तो उसको माँ ने जब ज़्यादा कहा कि नहीं सारा कुछ तय हो चुका है, तुमने इस पे इनकार नहीं करना, तो उसने कहा माँ मैं किससे प्यार करती हूँ। तो माँ जो एकदम से हैरान रह गई, जिसको अपनी बेटी पे पूरा एतमाद था, तो उसके ज़मीन से पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि ये बेटी क्या कह रही है। उसने कहा किससे। उसने कहा फराज से। उसने कहा कौन है वो। उसने कहा माँ मैं उसको इतने अरसे से जानती हूँ,
फ़लाँ गाँव जो है वहाँ से वो आता है मुझसे मिलने के लिए, और ऐसे 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 ऐसे। माँ डर गई कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, बेटी इस तरह कह रही है, हमने इसकी शादी तय कर दी और यह मामलात डेट फिक्स कर दी गई और बेटी ये कह रही है कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती। माँ ने कहा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे मिलवाओ, कहाँ है वो बंदा। उसने कहा, बल्कि माँ ने उससे पूछा कि तुम उससे कहाँ मिलती हो, तुम्हारी कहाँ मुलाकातें होती हैं, क्योंकि तुम सारा दिन तो घर पे होती है, सिर्फ रात के टाइम दोस्तों के साथ जाती हो और तुम बता रही हो तुम उससे रोज़ मिलती हो, कहाँ मिलती हो। उसने कहा माँ छत पे वो आता है। उसने कहा कैसे आता है। उसने कहा मुझे नहीं पता माँ, लेकिन वो छत पे आता है। उस दिन माँ को एहसास हुआ कि मैं जो कुछ दिनों से बेटी को खिलखिलाती, खुश, निखरती, चहकती नज़र आ रही थी, वो शायद किसी शहर के अंदर डूबी हुई बेटी थी जिसको मैं समझ नहीं सकी। शायद इस बात पे थी कि मेरी बेटी जवान हो रही है और सारी सहेलियां उसके साथ खेलती हैं, हंसती हैं, बैठती हैं, तो मैं इस बात को क्यों नहीं नोट कर सकी। ये तो किसी और शहर में है। और उस दिन माँ को एहसास हुआ बेटी जैसे खोई खोई सी है, खुश तो है, उड़ती तो फिरती है, लेकिन खोई खोई सी ऐसी है जैसे किसी के शहर में काबू हो गई है, जिसके जैसे किसी के जादू में पाबंद हो गई है किसी की। और माँ सारा दिन परेशानी के साथ गुजारने के बाद रात का इंतज़ार करने लगी कि रात हो तो मैं बेटी के साथ ऊपर जाके उस लड़के को देख सकूं कौन है ये। क्योंकि माँ अंदर ही अंदर डर चुकी थी कि ये बात निकली तो बेटी, उन इलाकों में कत्ल बहुत जल्दी कर दिए जाते हैं बेटियों को गैरत के नाम पे। माँ के अंदर बहुत सारे खदशात थे कि ये खबर बाहर निकली, मेरे शोहर को पता लगी, दूसरों को पता लगी, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस मामले को पहले खुद हैंडल करूं और उस लड़के से ख़त्म करवाऊं, क्योंकि जो रिश्ता तय हो चुका है वहीं पे ही शादी होनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जज्बात में आके जिस तरह मुझे बता बैठी है, बाप को या किसी और को बता बैठे तो इसको मार ना दें या इसके साथ कुछ जुल्म और ज्यादती ना करें। जब रात आई, घुप अंधेरा हो गया, दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, कहीं कहीं के गीदड़ भी थे जो आवाज़ें निकाल रहे थे। तो माँ जो अपनी चारपाई पे लेटी इंतज़ार में थी कि कब बेटी उठती है और वो उसके साथ ऊपर जाती है, तो उसने देखा बेटी उठी है और बाहर की तरफ जा रही है। तो वो चलती हुई बेटी की तरफ गई, कहाँ, तो उसने कहा मैं वॉशरूम के लिए जा रही हूँ। माँ ने कहा मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और जब बेटी वापस आई तो माँ चारपाई पे लेटी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। बेटी पास आई और माँ को इशारा करके उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ ऊपर छत की तरफ रास्ता जाता था। जब दोनों माँ बेटियां ऊपर पहुंची तो ऊपर फराज नहीं था। तो माँ ने पूछा कहाँ है वो। उसने कहा माँ यहीं पे आता है, शायद आज लेट हो गया होगा, अभी आ जाएगा। वो बैठे इंतज़ार करते रहे और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब वो वहाँ पे ना पहुँचा तो माँ बेटी को लेकर नीचे आ गई और मज़ीद परेशान हो गई कि जो आज तक कभी मिस नहीं हुआ आज कैसे मिस हो गया। क्योंकि बेटी कहती है वो रोज़ आता है तो आज क्यों नहीं आया। तो उसने कहा ठीक है आज तुम सो जाओ, हम कल उसको देखेंगे। वही हुआ, माँ बेटी सो गई और फिर उसी तरह रात हुई। वही तारीकी जब छा गई, चांद ऊपर आसमान पे आ गया, तारे पूरे आसमान को तारों ने घेर लिया, हर तरफ तारे ही तारे थे और सिर्फ आसमान था और खामोशी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। कभी कभी कोई गीदड़ भी बोल देता था, रो देता था। वही लम्हा आ पहुंचा जब बेटी बाहर से वापस घर पहुंची तो माँ इंतज़ार में थी, उसको लेके छत पे गई और आज भी माँ बेटी इंतज़ार कर कर के वापस आ गई। ऊपर कोई नहीं था। तो माँ ने बेटी की तरफ इस तरह देखा जैसे बेटी के ऊपर कोई जादू तो नहीं, बेटी कोई पागल तो नहीं होगी या बेटी के साथ कोई मसला तो नहीं, ये कैसी बात कर रही है। आज दूसरी रात है, मुझे भी जागते परेशानी में, ऊपर तो कोई भी नहीं है। 3 रातें मुसलसल यही अमल दोहराया गया और 3 रातों तक ऊपर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद माँ बेटी नीचे आ जाती, कोई भी नहीं आया। सुबह उठ के माँ ने कहा मैं किसी पीर से बात करती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ
मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई साया है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई मसला चल रहा है, मुझे लगता है तुम किसी जादू का शिकार हो गया, मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, क्योंकि जलने वाले तो बहुत हैं, तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि कोई भी नहीं है अफराज, तुम ऐसे ही रोज़ जाती हो, किससे बातें करी हो, क्या करी। और बेटी का नहीं माँ ऐसा नहीं है, मैं वाकई बातें करती हूँ। तो माँ ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है बेटी पे कोई मसला है। लेकिन वो खामोश हो गई कि जब शादी की तारीख रखी जा चुकी है तो बस दुआ करने की लगी, या अल्लाह जल्दी से सारा कुछ, और बेटी को मैं इज़्ज़त के साथ रुखसत कर दूँ घर से, ये बात बाहर ना निकले। बेटी भी खामोश हो गई। वो जो चुलबुलाती, हंसती, मुस्कुराती, चहचहाती फिरती थी, वो भी खामोश हो गई। और ऐसी खामोश हुई कि शादी का दिन आ पहुंचा। सब हंस रही थी, उसकी सहेलियां खेल रही थी, खुश थी, लेकिन उदास थी तो साजिदा उदास थी। दुल्हन के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, वो मुस्कुराहट नहीं थी। खैर व आफियत से साजिदा को ब्याह के उसका शौहर अपने घर ले गया। माँ बाप खुश थे कि एक जिम्मेदारी, जो एक फ़र्ज़ था बेटी का, वो हमने पूरा कर दिया। वो आज ब्याह के अपने घर चली गई है और हमने अपने फ़र्ज़ को अदा कर दिया है। साजिदा जो ब्याह के चली तो गई थी, वो खुश तो थी उस घर में, लेकिन गुमसुम जो थी। शौहर बहुत प्यार करने वाला मिला था उसको, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता था, बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देता था, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखता था, क्योंकि वो थी भी तो बहुत खूबसूरत, परियों जैसी, शहजादी जैसी, उस जैसी हसीन वहाँ पे और भी तो कोई नहीं थी। तो वो अपने आप को खुशकिस्मत तरीन शख्स समझता था जिसके हिस्से में इतनी खूबसूरत बीवी आई थी, साजिदा जैसी हसीन व जमील परी। तो पहले दिन से ही वो उसकी इतना ज़्यादा केयर करता, वो इतना ज़्यादा ख्याल करता, वो उसको इतना प्यार देता कि एक छोटे से देहात में होने के बावजूद उसका प्यार किसी शहरी लड़के से या किसी मॉडर्न बंदे से कम नहीं था, जो उसकी हर ज़रूरत को पूरी करने के लिए यूं खड़ा होता था कि मुंह से कोई बात निकाले और वो पूरी करे। लेकिन हैरत ये थी, साजिदा चुप थी। शुरू में उसके शौहर में जो बात ज़हन में आई वो ये थी कि शायद माँ बाप का घर छोड़ने के बाद हर लड़की दुखी होती है, उदास होती है, तो शायद ये भी इस वजह से उदास है। तो वो उसको बार बार कहता हो तो मैं माँ बाप के घर छोड़ाऊँ ताकि ये खुश हो जाए, क्योंकि ये उदास है। और होता भी ऐसे, जब उसको माँ बाप के घर छोड़ के आता और वापस लेके आता तो साजिदा काफ़ी रिलैक्स होती। तो उसने यही समझ लिया कि साजिदा वाकई माँ बाप की वजह से उदास है और कोई बात नहीं है। तो उसको भी सेटिस्फाई हो गया, जो उसकी बेचैनी थी ख़त्म हो गई कि ये उदासी है माँ बाप की वजह से। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जब साजिदा का हस्बैंड उठा और वो ये देख के हैरान रह गया कि साजिदा अपने बिस्तर पे, अपनी चारपाई पे नहीं है। उसके जहर में पहला जो ख्याल आया वो यही था कि वो जिस तरह रफ़ा हाजत के लिए जाती है वो गई होगी। और फिर किस लम्हे उसकी आंख लग गई। ये एक ऐसी बात थी जो रूटीन की बात थी। उसने देखा वो चारपाई पे नहीं है और वो सो गया दोबारा। दूसरी या तीसरी रात थी, फिर उसी तरह साजिदा के शौहर की आंख खुली तो उसने देखा चारपाई खाली है। शायद मौसम ऐसा था या क्या बेचैनी थी कि उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में कतई ये बात नहीं थी कि चारपाई खाली है, उसने उसको रूटीन समझा। लेकिन उसकी बेचैनी जो थी, इस वजह से उसको जो नींद नहीं आ रही थी, तो काफ़ी देर जब उसने नोट किया कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो इस बात पे हैरान हुआ कि साजिदा को गए हुए काफ़ी देर हो गई है। इतनी देर में तो उसको आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई। यहाँ तक कि इंतज़ार करते करते सुबह होने वाली हो गई तो उसने देखा साजिदा जब वापस आई है तो वो खुश है। मतलब वो चलती हुई जिस तरह आ रही है, रूटीन की साजिदा नहीं नज़र आई जिस तरह उसके घर में होती थी। वो उसको ऐसे लगा कोई थोड़ी सी चेंज है, जिस तरह बॉडी लैंग्वेज यानी चलने का अंदाज और चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की फ्रेशनेस इंसान इतना देख ही लेता है। तो हैरान हो गया। तो उसने कोई साजिदा से बात, मतलब वो जैसे अंदर कमरे के अंदर दाखिल हुई या जहाँ पे वो लेटे हुए थे, तो उसने साजिदा से फौरी तौर पे जो सवाल किया, वो जो हैरान था कि मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कहाँ पे थी। तो ये एक ऐसा सवाल था जिस पे फौरी तौर पे उसने जो देखा वो एक रिएक्शन था जो साजिदा के चेहरे पे आया कि वो घबरा गई। उसने कहा मैं वहाँ रफ़ा हाजत के लिए गई थी। उसने कहा लेकिन तुम तो इतना टाइम लगा के आई हो।
उसने फिर बहाना किया कि हाँ हमारी एक दोस्त है वो लेट हो गई थी, हम उसको लेने के लिए खड़ी हो गई। वो इस तरह के बहाने करने लगी कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो सका। और उस रात उसके दिल में जो उसके शौहर के एक खौफ सा जो पैदा हुआ वो ये था कि वो जो मेरी बीवी कभी चहचहाती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है, मैं जिसको उदास समझता हूँ कि माँ बाप से दूर होने की वजह से उदास है, ये इस लम्हे क्यों मुस्कुरा रही थी। एक सिक्स सेंस, छठी जो थी उसकी, वो जाग गई कि मुझे इसका पीछा करना है, मुझे इसको देखना है कहाँ है। उसको शक नहीं था उसकी अपनी बीवी के ऊपर, लेकिन पता नहीं उसके दिल में एक अजीब सी खलश पैदा हो गई थी, एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था कि यहाँ तक कि रात को जब वो उठी चारपाई से, वो भी उसके पीछे चल पड़ा। वो अपनी दोस्तों के साथ मिली, वो उनके पीछे पीछे रहा, वो सारी रफ़ा हाजत के लिए अंदर चली गई, वो भी उनके पीछे रहा, यहाँ तक कि वो सारी वहाँ से बाहर आ गई और बाहर आके वो सारी घर की तरफ चल पड़ी। जो वो उनके पीछे था वो भी चुप करके आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे घर की तरफ आने लगा। और वो शर्मिंदा सा हो रहा था ये सोचते हुए, उनके पीछे आते हुए, कि मैंने ऐसे बीवी पे शक किया, ये तो वाकई सारी इकट्ठी रफ़ा हाजत के लिए गई थी और सीधी हर कोई अपने घर को जा रहा है। यहाँ तक कि साजिदा भी अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। वो अपने आप को कोस रहा था कि ये मैंने क्यों इस तरह सोचा, क्यों अपनी बीवी पे शक किया, और शर्मिंदा सा था और सीधा अपने कमरे की तरफ गया। और वो अपने आप को तैयार कर चुका था कि बीवी पूछेगी कि आप कहाँ थे, क्योंकि उसकी चारपाई खाली होगी तो मैं कह दूंगा मैं रफ़ा हाजत के लिए गया था। लेकिन ये देख के हैरान रह गया कि उसकी बीवी अभी भी कमरे में उस चारपाई पे अपनी जगह पे नहीं थी। तो वो हैरान रह गया, तो फिर वो कहाँ गई। तो वो जो इंतहाई ज़्यादा अपने आप को सोच रहा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, वो ये देख के और हैरान रह गया कि बीवी रूम में नहीं, अपनी चारपाई पे नहीं है। तो वो ना सिर्फ परेशान हुआ बल्कि ढूंढना शुरू हो गया। तो फिर कहाँ गई इस लम्हे। और फिर ढूंढते 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 जो उसके कानों ने आवाज़ें हल्की से सुनी बात करने की, वो छत की तरफ से आ रही थी। और वो जब ऊपर छत पे पहुंचा तो ये देख के हैरान रह गया, साजिदा किसी से बैठी बातें कर रही है। और जिससे वो बातें कर रही थी वो सामने बैठा हुआ शख्स कोई भी नहीं था। एक लम्हे को ऐसे लगा कि उसकी टांगें कांप रही हैं, क्या उसकी बीवी पागल है या क्या ये मंजर है जो मेरी आंखें देख रही हैं। जिससे बैठी वो बातें कर रही हैं, सामने कोई भी नहीं है। तो उसने साजिदा को आवाज़ दी, साजिदा। तो एकदम से वो चौंकी और उसने अपने शौहर की तरफ देखा और खड़ी हो गई। मैंने कहा किससे बात कर रही हो। तो उसके सामने जो शख्स था, खुद ब खुद उसने बॉडी लैंग्वेज, उसने मुड़ के उसी की तरफ देखा कि आज मैं पकड़ी गई। और उसने उसकी तरफ देख के फराज की तरफ, वापस शौहर की तरफ देखा कि जैसे ये कैसा मतलब अजीब सा सवाल है कि किससे बातें कर रही हो, कि इसको पता तो लग तो गया कि फराज से बातें कर रहा हूँ। तो वो खामोश रही। तो फिर वो और करीब गया और उसने उसको कहा किससे बातें कर रही हो। तो वो हैरान हुई और उसके चेहरे पे इस तरह के एक्सप्रेशन है कि ये कैसा अजीबो गरीब तुम्हारा सवाल है, कि ये माना मैं मुजरिम ठहरी, पकड़ी गई हूँ, लेकिन मैं जिससे बातें कर रही हूँ ये है। तो उसने सर झुका लिया। तो एकदम से वो कहते उसने उसके शोल्डर पकड़े और उसको हिलाया, किससे बात कर रही हो। तो उसको मजबूरन कहना पड़ा फराज से। उसने कहा कहाँ है फराज। तो ये एक ऐसी बात थी जिसपे साजिदा भी एकदम से उछल पड़ी कि कहाँ है फराज। तो उसने मुड़ के एकदम फराज की तरफ देखा तो वहां पे फराज नहीं था। उसने कहा अभी तो था, वो चला गया। उसने कहा कौन चला गया। उसने कहा फराज। उसने कहा कौन फराज। उसने कहा जिससे मैं बात कर रही थी। उसने कहा यहाँ पे तो कोई नहीं था। तो ये लम्हा ऐसा था जब साजिदा को भी अजीब सा लगा कि कोई नहीं था, मतलब क्या मतलब इस बात का, कि वो यहीं पे तो था जिससे मैं बात करी थी। उसने कहा तुम किसी से भी बात नहीं करी थी, मैं छत पे आया तो कोई भी नहीं था। तो उस वक्त शौहर को ये लगा कि मेरी बीवी के ऊपर वो वाकई, उसको भी लगा कि शायद इस पर जादू हो गया है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, या इस वक्त कोई और सिचुएशन में। लेकिन वाकई जिसको करंट लग चुका था वो साजिदा थी। वो ये था कि मेरे शौहर ने कहा कि तुम किसी से बातें नहीं कर रही, मैंने तो सामने बैठा हुआ था। मेरे शौहर जिस वक्त आया, हम उस वक्त ना सिर्फ मैं खड़ी हुई हूँ उसको देख के, वो भी खड़ा हुआ है। तो शौहर ने उसको खड़े होते हुए क्यों नहीं देखा। और साजिदा ना सिर्फ गुमशुम हो गई बल्कि खामोश हो गई, जैसे उसको करंट लग गया हो। सुबह हो के शौहर पहला जो फुर्सत में उसने काम किया वो उसकी माँ के पास पहुंचा और उसने उसको सारी सूरत हाल बताई। तो माँ ने उसको आगे से कहा
उसको बेटा किसी पीर को दिखाते हैं, उसको किसी ऐसी हस्ती के पास लेके जाते हैं जो जादू और ये वो हमने अल्लाह मुझे लगता है उस पर कोई जादू हो गया। लेकिन माँ डर गई थी क्योंकि पहले वही छत का जिक्र था और उसको मिलवाने माँ को ले गई थी, कोई नहीं था। तो आज शौहर ने भी देखा कि से बातें करिए, कोई नहीं था। सबसे ज़्यादा जो घबराई हुई थी वो साजिदा थी और वो इस रात के इंतज़ार में थी कि मैं फराज से पूछ सकूं। अब मेरे दिल में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि मेरे शौहर को भी तुम नज़र नहीं आए और बहुत दफ़ा मेरी सहेलियों ने भी तुम्हें नहीं देखा, और इस तरह के बहुत सारे सवालात होंगे उसके जहन में कि जो पहली दफ़ा मुझे तुम नज़र आए, दोस्तों क्यों नहीं नज़र आया। और वो रात जैसे कैसे गुजरी और वो छत पे पहुंच गई और उसको इंतज़ार था कि आज मैं फराज से ये बात पूछ के रहूँगी। वो जो शौहर इस इंतज़ार में था कि मैं आज जाग के गुजारूंगा कि ये फिर ऊपर जाएगी और मैं इसका पीछा करूंगा, तो वो एक लम्हा ऐसा आया कि उसको ऐसी नींद तारी हुई कि वो गहरी नींद सो गया, जैसे उसको किसी ने जादू से सुला दिया हो। और वो चलती हुई सीधी आज ऊपर गई। फराज अपनी जगह पे मौजूद था और उसने उसको फराज से पहला सवाल कहा, जो मुंह खोला तो फराज ने उसको इशारा किया खामोश। तो डर सी गई और फराज ने कहा, हाँ तुम जो सवाल पूछना चाहती हो उसका जवाब ये है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं आदमजाद नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ और एक इंसानी रूप में तुमसे मिलने के लिए आता हूँ और मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। ये रूप जो मैंने धारा है तुम्हारे लिए धारा है कि तुम्हें अच्छा लग सकूं। मैं फलां उम्र से फलां मतलब इतने सालों से तुम्हारा दीवाना और तुम्हारा पीछा कर रहा हूं और मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अगर ये बात बता देता तो मुझे डर था तुम मुझसे दूर चली जाओगी। मैंने ये बात तुमसे छुपाई है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं और तुम मेरी हो। मैंने आज तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया, कभी हाथ तक टच नहीं किया, कभी तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं चला, हमेशा तुमसे फासला रख के बैठा हूं, इसलिए कि तुम इस राज से ना जाग जाओ, इस राज से तुम्हारा पर्दा ना उठ जाए कि मैं कौन हूं। क्योंकि शायद तुम मेरे जिस्म पे हाथ टच भी करती तो मैं पता लग जाता कि मैं इंसान नहीं हूं, इसलिए मैंने फासला रख के बैठा। अब साजिदा के अंदर मोहब्बत की बजाय खौफ आ चुका था। वो डर रही थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फराज ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की कि नहीं मुझे जाना होगा, मेरा शौहर जाग जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने उसको सुला दिया, उसकी टेंशन मत लो, वो सो रहा है। क्योंकि अब साजिदा को भी एहसास हो चुका था कि वो जिन है, वो ताकतवर है, बहुत कुछ कर सकता है। तो वो भागती हुई नीचे आई और रात उसने खौफ के आलम में अपनी चाय पाई पे गुजार दी। और सुबह होते ही माँ की तरफ उसने अपने शौहर को कहा मुझे अपने माँ के घर छोड़ाओ। और वो शौहर भी इस बात पे हैरान था कि मैंने तो उसका पीछा करना था, जागना था, देखना था क्या होता क्या नहीं, तो मैं कैसे गहरी नींद सोच गया। हैरान हुआ। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसको सुला दिया गया। उसने उसको लिया, उसको जाके उसकी माँ के घर पहुंचाया और उसकी माँ को उसने बेटी ने बैठ के सारी बात माँ को बता दी, जो अभी मैं भी आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये एज इट इज़ कहानी उसने अपनी माँ को इस तरह सुना दी कि माँ हुआ क्या है। तो उसने पहली दफ़ा से लेके कैसे वो अपनी गई, कैसे बैठी, कैसे वो खड़ा था, दूसरी रात क्या बहाना हुआ, कैसे हम मिलते रहे, छत वाली बात बताई कि जब आपको कहा उसने आना बंद कर दिया तो मैंने उसे पूछा था, 3 रातें वो नहीं आया था, तो मैंने उससे जब आप आती थी तो वो नहीं आता था, और जब काफ़ी दिन फिर भी नहीं आया तो जब वो आया था तो मैंने उससे पूछा था कि तुम क्यों नहीं आए, तो उसने कहा था मैं बीमार हो गया था बहुत शदीद, मैं आ नहीं सकता था क्योंकि दूसरे देहात से आना होता है तो वो दूर है तो मेरे लिए मुश्किल था, तो मैं इधर आ नहीं पाता था। तो उसने मुझे इस तरह की बातें की जो आम सी बातें थी और मुझे भी लगा कि बीमारी की हालत में और इस तरह के इंसान नहीं आ सकता। और जब मेरी शादी की भी बात होने लगी थी तो मैंने जब उसको शादी का भी कहा था तो उसने कहा था इनकार करो, शादी नहीं करो। वो सारा कुछ उसने माँ को बता दिया और ये लास्ट भी बता दिया कि आज छत पे बैठे हुए ये कुछ हुआ है और जो मेरा शौहर है उसने मुझे देखा है लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो उसकी माँ ने कहा हाँ वो मेरे पास भी आया था तुम्हारा शौहर, और वो यही समझता है कि शायद इसके साथ कोई जादू है और जिन है, वो कहता है कि इसको हम कहीं लेके जाएं। तुम तैयारी रखो, अपने शोर से ये वाली बात कह देना कि हाँ तुम्हें ऐसे महसूस होता है जैसे कोई चीज़ तुम्हें तंग कर रही है, ये है वो, मतलब इस तरह की बात बताना कि उसको तसल्ली भी हो जाए कि मेरी बीवी इस तरह किससे नहीं मिलती रही, किसी जिन से नहीं बल्कि जादुई कैफियत में रही है, ताकि वो और मैं तुम्हें पीर के पास लेके जाएंगे। और यही हुआ। फिर अपनी बेटी को लेके वो और उसका मतलब अपने दामाद और अपनी बेटी दोनों को लेके वो बाकायदा गए तीनों
पीरों के पास, काफ़ी पीरों के पास उन्हें चक्कर लगाया, किसी ने क्या कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपको पता है पैसे कमाने के लिए लोग क्या से क्या कहते होते हैं, फौरी कह देते हैं हाँ जी जिन है, ये है, निकल जाएगा, ये है, और वही कुछ होता रहा। लेकिन साजदा ठीक ना हुई। इन दिनों में उसकी क्या कैफियत थी, मुसलसल माँ को बताती रहती कि इन दिनों में वो फराज मेरे पास नहीं आ रहा। फिर वो लम्हा आ पहुंचा कि जिसको पीरों फकीरों के पास उनको लेके जा रहे थे कि जो फराज उसकी ज़िंदगी से एक किस्म के कुछ लम्हे के लिए दूर चला गया, शायद वो फैसला करना चाह रहा था जिसने उसको कभी हाथ तक भी नहीं लगाया था। वो फिर ऐसा उसकी ज़िंदगी में आया कि उसने आते ही फैसला किया कि आज से तुम मेरी हो। आखिरी बात जो उसने अपनी माँ को बताई वो ये थी कि फराज मुझे कह के गया है कि अब सिर्फ तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं अपना सकेगा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, इतने दिनों से मैं यही फ़ैसला कर रहा था कि तुमसे मिलने में नहीं आता कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सबसे अलग कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। तो माँ को जो आखिरी फ़िक्रे थे उसने ये बताए थे। और उसके बाद यही हुआ कि वो खूबसूरत लड़की जो थी वो फिर ऐसी दीवानी और ऐसी पागल हुई कि दिमागी तवाज़ुन जिस तरह इंसान का ख़राब हो जाता है, उसका दिमागी तवाज़ुन इस तरह का ख़राब हुआ कि वो चीखती चलाती अपने कपड़े फाड़ देती थी, पूरे के पूरे अपने कपड़े फाड़ देती थी और बिल्कुल साइको पागल जनूनी औरत हो जाती थी। अपने शौहर के गले दबाने की कोशिश करती थी। उसके अंदर वो कहते हैं इतनी पावर आ जाती थी, शौहर को एक हाथ से उठा के धक्का मारती तो वो उड़ता हुआ जाता जैसे वो नहीं कोई उसके अंदर कोई वाकई जिन हो। फिर वही कहानी जो मैं भी रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था क्योंकि वो उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी ये, लेकिन ये सारा कुछ वो जवानी में शादी के कुछ अरसे बाद जब उसके अंदर ये चीज़ें आईं, वो फराज आया, ये जो भी हुआ, क्योंकि माँ को तो उसने आखिर यही बताया था कि मुझे कह गया है कि मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। उसके बाद ये उसकी सूरत हाल होती थी कि कहते हैं वो जब बाहर भागती दौड़ती थी तो बैल को पकड़ती थी, बैल को पकड़ के यूँ खींच के खड़ी हो जाती थी और अपने दांत बिल्कुल उसकी ज़बान के करीब लेके जाती थी और ज़बान पूरी खींच के खा जाती थी। चूज़ा कोई गुजर रहा होता था, जिन सब आंखों ने जो देखा वो चूज़ा यूं उठाती थी और पूरा इतना बड़ा चूज़ा वो पूरा निगल लेती थी। और एक और बात अहम कि मियाँ बीवी के बीच में जो एक रिश्ता कायम हुआ था शुरू के दिनों से, उस रिश्ते के नतीजे में एक बेटी पैदा हुई थी। उस बेटी को जिस वक्त उसके अंदर वो जनून आया था, क्योंकि मैंने जिस बात से मैं भी डरा था वहाँ पे वो था, वो इतने खौफनाक तरीके से उसने अपनी बेटी को, खुदा की कसम मैंने जो सुना था मैं लरस गया था, अल्लाह की कसम लरस गया था ये बात सुन के। उन्होंने बताया था उसकी अपनी बेटी को इतने बुरे तरीके से, मैं बात ऐसी नहीं बता सकता, इसने मारा था, गला घूंट के, इस तरह नहीं, ऐसी गलीज़ और ऐसी हरकत करके मारा था कि बेटी उसकी मर गई थी। छोटी बेटी जो थी 6 महीने की थी या 4 महीने की थी, उसने मार दिया था। उस पागल औरत के पास बेटी नहीं रखते थे, लेकिन उसकी हस्बैंड की जो वालदा थी यानी सास उसकी पालती थी, लेकिन एक दिन उसके हत्थे चढ़ गई बेटी। घर हैं इकट्ठे रहते हैं, उसको कैद करके रखते थे, लेकिन एक दिन ऐसे उसके हत्थे चढ़ी कि उसने मार दी। क्योंकि ये वो दिन थे जब वो भागती दौड़ती थी, दूर दराज जाती थी, कुत्ता बिल्ली कोई जानवर होता था उसकी ज़बान खींच देती थी, अपने आप के साथ बुरा करती थी, अपने आप को नाखून मार लेती थी, कपड़े फाड़ लेती थी, शौहर को, हर कोई उससे डरता था। और खाना नहीं खाती थी तो नहीं खाती थी, और खाने पे आती थी तो जो कुछ उसके हाथ चढ़ता था खाती जाती थी, खाती जाती, ऐसे लगता था जैसे 10 बंदों का खाना खा जाएगी। उसकी भूख नहीं ख़त्म होती थी। पानी पीने पे आती थी तो जगों के जग पी जाती थी। वो सबको पता लग गया था कोई है जो इसके अंदर है। माँ को पता था वो फराज है, यहाँ तक कि वो शौहर को भी बाद में पता लग गया कि वही एक किस्सा ये था और ये था और ये था, और फराज अब उसके अंदर है। अब वो शौहर था, अब बच्ची हो चुकी थी, वो प्यार करता था उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी पीर फ़कीर आमिल ये वो दुनिया जहान के बंदों से उसने रब्ता करने की कोशिश की, अमल करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर सका। उस बंदी को जिसके अंदर 10 बंदों की ताकत थी, जो एक हाथ से उठाती थी और बंदे को उठा के मारती थी, वक्त ने उसको बूढ़ा कर दिया था। उसकी जवानी ढल गई थी, उसका चेहरा लटक गया था। जिस वक्त मैं उसके घर के अंदर गया था, जो रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने की है, और जिस कमरे में बैठी है बदबूदार वो कमरा था, बाहर से ताला लगाया था, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से सारा कुछ वैसे उन्होंने उसको कमरे में कैद कर दिया था। मैंने वो कमरा खुलवाया था, बदबूदार वो कमरा था, उसके अंदर बहुत स्मेल थी कि वो निकलती नहीं थी, वहीं खाती थी, वहीं सारा कुछ उसका होता था।
और वो बैठी उस वक्त भी खुदा की कसम से बातें कर रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर किसी के पास मेरा प्रोग्राम है प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए। बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। तो वो बैठी चारपाई पे, उस वक्त भी सराकी में किससे बैठी बात कर रही थी, सराकी इलाके का। वो सराकी में बात कर रही थी और उससे लड़ भी रही थी, प्यार की बातें भी कर रही थी। और जब मैं गया था उसके पास, मैं उसके पास खड़ा हुआ था, तो उसके शौहर ने उसको मुखातब करने की कोशिश की थी। वो सुनती तो थी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे मुखातब करने पे सुन भी लेती थी। पता नहीं वो पागल थी या फराज ने उसको कैसा बनाया हुआ था। मैं जब उसके करीब जाके खड़ा होता, तनवीर गिलानी मेरा कैमरामैन था, दूसरा उमर फारूक था। तनवीर गिलानी अंदर आ गया था, उमर खिड़की से कवर कर रहा था। तो मेरे हाथ में टॉर्च थी एक हाथ में, और मैं उसके करीब जाके खड़ा हुआ था। तो मैंने उसको कहा था अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस बात पे नहीं, उसके शौहर ने कहा था, वो रिकॉर्डिंग है बकायदा सारी, उसने के शौहर ने कहा था मज़हर मलिक तुमसे मिलने आया है। तो वो खामोश हो गई थी बातें करते करते। जैसे उसने कहा मज़हर मलिक तुमसे खाना नहीं, उसने सराकी में कहा था देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। तो वो यूँ बैठी बातें कर रही थी, बातें करते करते वो चुप हो गई और एकदम से उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा। जब मेरी तरफ उसने मुड़ के देखा तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि इसकी आँखें नहीं है, ये कोई और है जो इस वक्त बैठा हुआ है इस रूप में। तो मैंने इस तरह हाथ आगे किया था, अस्सलाम वालेकुम। तो उसी लम्हे जब मैंने हाथ किया था तो उसने जो मेरी तरफ देख रही थी, फिर मेरे यूँ हाथ की तरफ देखा था, फिर मेरे चेहरे की तरफ देखा था, और उसने आगे अपना हाथ बढ़ाया था। उसने बाकायदा मुझे हाथ भी मिलाया था। और जब हाथ मिला के मैंने हाथ पीछे किया था तो वो लम्हा ऐसा था कि मैं अलर्ट हो गया था कि अभी मेरे ऊपर अटैक होगा। वो कैमरे ने रिकॉर्ड किया था कि हाथ मिलाने के बाद जब हाथ मेरा वापस गया था और उसने अपना हाथ नीचे रखा था, तो उसी लम्हे उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। लेकिन उसके लिए मैं अलर्ट खड़ा हुआ था और मुझे पता था कि अब अटैक करेगी। हाथ मिलाने के बाद मैं झटका मार के पीछे हो गया था, मुझे पकड़ नहीं सकी थी। तो मुझे उस वक्त उसकी कंडीशन, उसकी सारी सूरत हाल नज़र आ गई थी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको ठीक करूं और उसका इलाज कर सकूं। लेकिन क्योंकि उसी रात हमने वापस भी जाना था, दूर बहुत गए हुए थे, मुल्तान से 4-5 घंटे का सफ़र था जो करके जाना था। इक्विपमेंट होता था हमारे पास टीवी का, 2-3 कैमरे, बैटरी, सारा कुछ, और वही सामान जो होता था फिर वो नेक्स्ट डे भी यूज़ होता है ऑफिस के अंदर। तो हमें रात ही रात को पहुंचना होता था और नेक्स्ट डे, वरना हम सामान लेके जब जाते थे दूर दराज तो कह के जाते थे जी हम 2 डेज़ बाद आएंगे, 3 डेज़ बाद। तो उस दिन हम कह के गए थे हम नाइट में वापस आ गए, तो फिर पहुंचना होता था। तो फिर मैंने ये प्लान किया था कि मैं आज रात नहीं, दोबारा वापस आऊँगा, इसके साथ प्रोग्राम भी करूँगा और इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ज़िंदगी ने फिर मौका नहीं दिया, पता नहीं क्या हालात हुए, क्योंकि उस दिन भी जो हम घर में दाखिल हुए थे बड़ी मुश्किलों से हुए थे। पर्दा सिस्टम था, इतनी ईजीली नहीं हमें कैमरे और चीज़ें लेके आने देते उन इलाकों में। वो बड़े सख्त इलाके हैं, बंदा तो यूँ मार देंगे, 1 मिनट से पहले बंदा मार देते हैं, मतलब खौफनाक इलाके। लेकिन मैं गया था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, और वल्लाह बाखुद अल्लाह जानता है, सच्ची नीयत थी कि या अल्लाह मैं इसके काम आ सकूँ, मैं इसको निकाल सकूँ। लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था कि इस तरह के हालात, इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई कि चाहते हुए, शदीद चाहते हुए भी मैं उस तरफ नहीं जा सका। क्या हुआ अल्लाह बेहतर जाने, पुरानी बात है। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी वहाँ पे फिर मैं नहीं जा सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत थी कि वहाँ पे मैं जाऊँ। एक दफ़ा फिर हम पहुँचे थे, एक और औरत थी वहाँ पे, शायद उसकी मैंने स्टोरी भी सुनाई है, मैं और अंबर शाह थे उस वक्त। उसके अंदर हमने हाज़िरी भी करवाई थी, वो भी रिकॉर्ड किया था सारा, उसके अंदर हाज़िरी हो भी गई थी कैमरे के सामने। लेकिन जो ये औरत थी, इसकी तरफ हम गए थे, उनके जो हमें लेके गए थे ना उस इलाके में, दूसरे पिंड के अंदर, शहर के देहात के अंदर था, वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा जी वो होंगे तो लेके जा सकेंगे। चौधरी थे उस इलाके के जिनके साथ हमने जाना था। उन्होंने कहा उनके बगैर आप जाएंगे तो आपको तो डाकू लूट लेंगे, रास्ते में ही आप पहुँच नहीं सकेंगे, जंगल वाला इलाका, मारे जाएंगे। तो वो थे नहीं, तो शायद इस वजह से हम जा भी नहीं सके थे। अभी भी मैंने उन शख्स से ये कहा कि आपने मुझे स्टोरी तो सुना दिया, मैं सुना दूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मैंने कहा यार अरेंजमेंट करो, मैं पाकिस्तान आना है, मैंने जल्दी वापस, अरेंजमेंट करो, मेरी ख्वाहिश है अगर वो ज़िंदा है। उसने कहा, मैंने कहा ज़िंदा? उसने कहा पता नहीं, पता करना पड़ेगा, वो भी अब शहर में होता बंदा। मैंने कहा यार पता करो, अगर ज़िंदा है ना तो चलते हैं वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, और मैं कैमरे के सामने उनको इंशाल्लाह बुलाऊँगा, हाज़िरी करवाऊँगा और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी करूँगा। उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि मैं पता करता हूँ, अगर होता है तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा रोही पे वो प्रोग्राम देखा हुआ है, लंबी बहुत होगी स्टोरी, इसलिए मैंने कुछ बातें इसमें से स्किप भी कर दी, काफ़ी थी। तो जिन लोगों ने मेरी ये प्रोग्राम देखा हुआ है और उनको पता है यूट्यूब पे कहाँ पे पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड है, मैं 2008 से राज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये मुझे एपिसोड मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, या कमेंट्स में नीचे जो सेंड करते हैं वहाँ पे प्लीज़ सेंड कर दें, ताकि मैं इसको दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करना चाहूँगा इस प्रोग्राम को, ताकि बाकी लोग भी स्टोरी के बाद इसको देखना चाहेंगे। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखने वाले तमाम लोगों को अल्लाह ताला ना सिर्फ अपने हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। ये जो वबा, ये जो बीमारी फैली हुई है, इससे अल्लाह ताला आप सबको महफूज फरमाए।
ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत कीजिए, केयर कीजिए, बाहर मत निकलिए। और आपकी भी बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। आज जब ये आप स्टोरी सुन रहे होंगे तो मैं, क्योंकि 2 दिन पहले ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक जगह है जहाँ पे मैं उस वक्त जब आप स्टोरी सुन रहे होंगे वहाँ पे उस जंगल में खड़ा इंशाल्लाह मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त एक लोकेशन अरेंज हुई है, अब वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपके लिए राज अमेरिका में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आप लोग भी अपनी कहानी सेंड कीजिए इंशाल्लाह, बहुत सारे लोगों ने भेजी हुई भी है। 1v1 में आपकी इंशाल्लाह कहानी अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। मिलते हैं और एक ज़बरदस्त ऑफ कैमरा स्टोरी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।